दोस्तों, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच की जंग आज से सैकड़ों साल पुरानी रही है, जिसमें अब तक लाखों करोड़ों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन क्या रही है वजह जिसकी वजह से इन दोनों के बीच हमेशा से जंग होती रही है? आइए जानते हैं कि क्या रहा है इन दोनों के बीच का इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजराइल और पैलेस्टीन का नामो निशान नहीं था। तब ये पूरा एरिया किंगडम ऑफ इजराइल के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राजाओं और महाराजाओं का शासन चलता था। तब यहाँ पर केवल जूस लोग रहा करते थे जो स्पिरिचुअल में ज़्यादा विश्वास रखते थे। इनकी एक मान्यता थी कि इनके एक प्रॉफिट थे इब्राहिम नाम से। कहा जाता है कि इनको एक बार ईश्वर की आकाशवाणी हुई थी, जिसमें इनसे इनके बेटे की बलि मांगी गई थी। लेकिन बलि देते समय वहाँ पर एक भेड़ प्रकट हो गई थी, जिसके बाद इब्राहिम अपने बेटे की जगह उस भेड़ की बलि दी थी। कहा जाता है कि जहाँ पर ये सब हुआ ये जेरूसलम का एरिया था। इसके बाद जब किंगडम ऑफ इजराइल पर सुलेमान का राज हुआ तो इन्हें मंदिर जैसी चीज़ों बनवाने का काफ़ी शौक था। तो इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया जिसका नाम फर्स्ट टेम्पल रखा। मंदिर बनने के बाद जूस लोग इस जगह को सबसे पवित्र जगह मानने लगे और यहाँ पर आकर पूजा पाठ करने लगे। लेकिन जब सुलेमान का राज शासनकाल खत्म होता है तो यहाँ पर बेबीलोनियन लोग आते हैं और इस मंदिर को तोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से जूस लोग आते हैं, इस मंदिर को दोबारा बनवाते हैं और साथ ही इसका नाम फर्स्ट टेम्पल से बदलकर सेकेंड टेम्पल रखते हैं। फिर उसके बाद करीब 600 साल बाद फिर से रोमन एम्पायर शासन आता है, जो जूस लोगों पर काफ़ी अत्याचार करता है, जो मंदिरों को तोड़ देता है। साथ ही जेरूसलम के इस मंदिर को भी तोड़ देता है, जिसकी केवल दीवारें बचती हैं। रोमन इतना उथल पुथल मचा देता है कि जूस लोगों को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ता है और जो बच जाते हैं, कहा जाता है कि इन्हीं में से एक परिवार में जीसस का जन्म होता है, जो बड़े होकर अपना एक अलग ही रिलीजन क्रिएट करते हैं, जिसे हम क्रिश्चियन के नाम से जानते हैं, जो कि बाकी लोगों को तो पसंद आता है लेकिन जूस लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है। जिसके बाद कहा जाता है कि जूस लोग जीसस को एक खंभे पर लटका कर मार डालते हैं, जिसकी वजह से इस धर्म को मानने वाले लोग जूस लोगों पर काफ़ी अत्याचार करते हैं, जिसमें कई जूस लोगों को जान से मार दिया जाता है, कितनों को बेच देते हैं, कितनों को गुलाम बना लेते हैं। इन्हें जेरूसलम के आसपास जाने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने जीसस को मारा था वो जेरूसलम का ही एरिया था, जहाँ पर एक चर्च बना दिया जाता है। जूस लोगों की हालत बद से बदतर हो जाती है। इनकी ऐसी हालत होने की वजह से इससे पहले जो जूस लोग दूसरे देश गए थे उन्हें भी एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगता है, उन्हें भी सबसे दूर रखा जाने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जब इजराइल में रोमन एम्पायर शासन काल खत्म होता है तो उमर ऑफ आर्मी आती है, जो जेरूसलम के सेकेंड टेम्पल के ठीक बगल में डोम ऑफ द रॉक बनाती है और ठीक इसके सामने अल अक्सा मस्जिद बनाती है। इनका मानना था कि सन 621 में प्रॉफेट मोहम्मद एक उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर मक्का से इस जगह पर आए थे और यहीं से वह जन्नत की ओर चले गए थे। तो जहाँ पर वह अपने पैर रखे तो वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद बना दी गई और जहाँ से वह जन्नत की ओर चले गए थे वहाँ पर डोम ऑफ द रॉक बना दिया गया। अब देखें तो जब यहाँ पर जूस लोग थे तब सेकेंड टेम्पल बनाया गया, जिस टेम्पल माउंट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद जहाँ पर जीसस को मारा गया वहाँ पर एक चर्च बना दिया गया और फिर इसके बाद जब उमर ऑफ आर्मी आती है तो सेकेंड टेम्पल के ठीक बगल में डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद बना दिया गया। अब ये तीनों जगह ही तीनों रिलीजन्स के लिए सबसे पवित्र जगह हो गई जो जेरूसलम के एरिया में आते हैं। अब इस पूरे एरिया को लेने के लिए इनके बीच जंग होती रहती है। जूस लोग इस पूरे एरिया को टेम्पल माउंट कहकर पुकारते हैं, तो वही मुस्लिम इसे हरम अल शरीफ कहकर पुकारते हैं। मगर जूस लोगों का अस्तित्व रोमन शासन काल के दौरान समाप्त होने के कगार पर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये फिर से इस जगह पर अपना हक जमा लिए? इसको जानने के लिए हमें फिर से उस समय में जाना होगा। दरअसल जब इनके ऊपर अत्याचार हुए थे तो ये लोग भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी अपना एक अलग देश बनाना होगा, तभी हम शांति से रह पाएंगे। जिसके लिए हथियार भी उठाते हैं और एक मूवमेंट भी शुरू करते हैं जियोनिज्म नाम से, जिसका मकसद होता है अपने होमलैंड को वापस पाने की। इसे किस तरह से पाया जाए ये कोशिश करते हैं कि तभी कुछ साल बाद 1914 का वो दौर आता है जब ब्रिटेन और जर्मनी के बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होनी थी। ब्रिटेन जूस लोगों की मदद मांगता है और बदले में इनका होमलैंड वापस दिलाने का एग्रीमेंट करता है। लेकिन साथ ही ब्रिटेन अरब लोगों के साथ भी एक एग्रीमेंट किया होता है और बदले में इन्हें भी पैलेस्टीन देने का वादा किया होता है। लेकिन असल में ब्रिटेन एक सीक्रेट एग्रीमेंट फ्रांस के साथ किया होता है, इन दोनों से छुपाकर। अब वर्ल्ड वॉर शुरू होती है जो 1940 से 1980 तक चलती है, जिसमें ब्रिटेन की जीत होती है। जीत के बाद जैसा कि ब्रिटेन ने एग्रीमेंट किया था वैसे किंगडम ऑफ इजराइल पर से पहले ओटमन एम्पायर रूल को हटाता है और फिर जूस लोगों को भी मौका मिलता है यहाँ फिर से बसने का। और फिर ब्रिटेन ने जैसा कि अरब लोगों के साथ भी एग्रीमेंट किया था तो वो लोग भी यहाँ आते हैं। लेकिन किंगडम ऑफ इजराइल पर जो रूल लागू होता है वो ब्रिटेन अपना ब्रिटिश रूल लागू करता है।
जो 1918 से 1948 तक चलता है, जब तक जूस लोग भी अपना एक अलग देश बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसी सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब इन सालों के दौरान 1933 से 1945 तक हिटलर द्वारा जर्मनी में जूस लोगों पर काफ़ी अत्याचार होता है, जिनमें इन्हें मारा पीटा जाता है, इनसे इनकी सिटीजनशिप छीन ली जाती है। जूस लोग के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते थे। ज़्यादातर इन्हें जान से मार दिया जाता था, जिसके लिए इनके ऊपर जहरीली गैस डाली जाती थी, भूखा रखा जाता था, जबरन ज़्यादा मजदूरी वाला काम कराया जाता था, जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती थी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर द्वारा 6 मिलियन यूरोपियन जूस लोग मारे गए और यूक्रेन में 4 लाख लोग मारे गए, जिसमें 7 से 50 से ज़्यादा जूस लोगों का ग्रुप बनाकर उन्हें पीछे से गोली मार दी गई और बच्चों को जिंदा आग के गड्ढों में फेंक दिया गया। ऐसे कई अलग अलग तरीके से इन्हें टॉर्चर किया गया, मारा गया। अगर देखें तो ये समय इनके लिए बहुत ही भयानक रहा, जिसे ये कभी नहीं भूल सकते। हिटलर के अत्याचारों से बचने के लिए कई लोग अलग अलग देशों में भागते हैं, जिसमें से ज़्यादा लोग पैलेस्टीन भाग कर आते हैं, क्योंकि ये इनका होमलैंड होता है, तो यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हैं। मगर फ़लस्तीन में जो ब्रिटिश रूल था पहले तो इन्हें आने देता है, लेकिन जब अलग अलग देशों से भी जूस लोग आने लगते हैं तो इन्हें रोकने लगता है। इसे देखने के बाद जूस लोग भी डिसाइड करते हैं कि हमें भी अपना एक अलग देश बनाना ही होगा, जिसके बाद 1948 में ब्रिटिश रूल समाप्त होता है और जूस लोग अपना एक अलग देश बनाते हैं, जिसका नाम इजराइल रखते हैं, और फ़लस्तीनियन लोग अपना एक अलग देश बनाते हैं, जिसका नाम फ़लस्तीन रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि जूस लोगों को 56% लैंड मिलती है, जबकि इनकी पॉपुलेशन केवल 32% होती है, और वहीं फ़लस्तीनियन लोगों को केवल 42% लैंड मिलती है, जबकि इनकी पॉपुलेशन जूस लोगों से ज़्यादा होती है। और बाकी का जो एरिया बचता है जेरूसलम का, उसे इंटरनेशनल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जाता है। अब इस बंटवारे से फ़लस्तीनियन लोग खुश नहीं थे, साथ ही इसके आसपास के अरब देश जैसे इजिप्ट, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जिसके बाद ये फ़लस्तीन के फेवर में आते हैं और एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता है कितना छोटा सा इजराइल है, क्या कर पाएगा, जब इतने सारे देश मिलकर एक साथ अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हारेगा ही। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है, इजराइल अकेले ही सभी अरब देशों को हरा देता है। ना सिर्फ केवल हराता है, बल्कि जितना इजराइल का एरिया होता है उससे ज़्यादा एरिया कब्जा भी कर लेता है। कब्जे के कुछ साल बाद 1956 में इजिप्ट के इस हिस्से में स्विस कनाल बनाया जाता है, जो कि इकलौता रास्ता होता है दुनिया भर में सामान वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, जो कि इजराइल के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट होता है। मगर इजिप्ट इजराइल को यहाँ से जाने से साफ मना कर देता है। इसके बाद 1964 में इजराइल के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है PLO नाम से, जिसका पूरा नाम है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मकसद होता है अरब देशों से एकता बनाना और इजराइल से पैलेस्टीन एरियाओं को मुक्त कराना, जिसके लिए सारे अरब देश इजिप्ट के साथ मिलकर 1967 में इजराइल पर फिर से अटैक करते हैं, जिसमें फिर से इजराइल की जीत होती है। इस जीत के साथ इजराइल इजिप्ट का भी स्विस कनाल का पूरा हिस्सा कब्जा कर लेता है। अगर आप मैप देखोगे तो जो छोटे छोटे डॉट दिखाई दे रहे हैं, पहले इजराइल इतना था, फिर बंटवारे के बाद इतना हुआ, फिर 1948 के 1967 की जंग के बाद इतना कब्जा कर लिया, और फिर अब जो करंट मैप है वो अब ये दिखेगा, जो कि चौंका देने वाली बात है कि इजराइल अकेले ही कैसे इन सारे अरब देशों को हरा दिया करता था, जिसमें केवल हराता ही नहीं था कि उनका एरिया भी कब्जा कर लेता था। देखिए, असल में पैलेस्टीन या फिर कोई भी अरब देश नहीं चाहता था कि यहाँ कोई इजराइल देश रहे। सभी चाहते थे कि यहाँ केवल पैलेस्टीन रहे, जिसमें केवल पैलेस्टीनियन लोग रहे। इस बात से जूस लोग पूरी तरह वाकिफ थे और ये भी जानते थे कि अगर हम जी जान से नहीं लड़े तो हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यही वजह है कि ये अकेले ही सारे अरब देशों को हरा दिया करते थे। इसके बाद 1973 में एक बार फिर इजराइल और अरब देशों के बीच जंग होती है, जिसमें फिर से इजराइल की जीत होती है। हालांकि 1967 में कब्जा किए हुए कुछ हिस्सों को वापस किया था, लेकिन 1973 की जंग के बाद उन पर फिर से कब्जा कर लेता है। इस जंग में इजिप्ट और सीरिया की मदद सोवियत करता है, जिसकी मदद से जंग लगभग जीत भी गए थे। लेकिन सोवियत को देखते हुए इजराइल की मदद अमेरिका करता है, जिसकी वजह से इजराइल फिर से जीत जाता है। अब इस जीत की वजह से जो अरब कंट्रीज तेल एक्सपोर्ट करती थी वह अमेरिका के खिलाफ प्रतिबंध लगाकर इसका जवाब देती हैं, जिसके बाद अमेरिका अरब और इजराइल के बीच के झगड़े को सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसके लिए 1974 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर शटल डिप्लोमेसी नाम से एक मिशन शुरू करते हैं। हालांकि अरब इजराइल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन जनवरी 1974 और सितंबर 1975 में इजराइल और इजिप्ट के बीच 2 डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट साइन कराते हैं और सिमिलर एग्रीमेंट इजराइल
इजराइल और सीरिया के बीच कराते हैं 1994 में, जिसके बाद इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मेनाकेम बेगिन पीसफुल रहने का मन बनाते हैं, जिसमें मदद करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर। इस पीसफुल ट्रीटी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज अवार्ड भी दिया जाता है। इन सबके बाद इजराइल जो 1967 में इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा किया था उसको पूरा वापस कर देता है। मगर जो इजराइल और इजिप्ट के बीच पीसफुल रहने की बात हुई थी, इस बात से इजिप्ट के लोग खुश नहीं थे, जिसकी वजह से 1981 में ये अपने राष्ट्रपति की हत्या कर देते हैं। अब देखिए ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसमें इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर रखा था। पैलेस्टीन इजराइल पर कब्जा करने के चक्कर में अपना पूरा एरिया खो चुका था और जो बचा था उसके लिए भी लड़ रहा था। तो ऐसे भी कोई भी अरब देश नहीं चाहता था कि इजराइल के साथ कोई पीसफुल वाली बात हो। अगर कोई करना भी चाहता था तो उसे उस देश के लोगों द्वारा असैसिनेट कर दिया जाता था। और वहीं अगर कोई इजराइल को मिटाने की बात करता था तो उसे लोगों का फुल सपोर्ट मिलता था। जैसे जब हमास की शुरुआत हुई तो इसे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। हालांकि इससे पहले लोग पीएलओ को करते थे, लेकिन जब 1967 में इजराइल गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा किया तो इजराइल के कुछ लोग जाकर वेस्ट बैंक में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अपना परमानेंट घर बनाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़मीनों और घरों के प्राइसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। कुछ लोग इस वजह से यहाँ पर आकर सेटल होते हैं। कुछ लोग जेरूसलम में धार्मिक प्लेस होने की वजह से यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। अब ये चीज़ पैलेस्टीनियन लोगों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वैसे ही उनकी ज़मीन छीन चुकी थी और जो बचा था उसमें भी आकर इजराइल के लोग रहने लगे थे। पैलेस्टीनियन लोगों का कहना था कि ये ज़बरदस्ती सेटलमेंट किए जा रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार भी इलीगल था। अब कुछ साल बीतते हैं, फिर 1993 का वो दौर आता है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को ये एहसास होता है कि पैलेस्टीनियन लोगों को उनका देश बना के दे देना चाहिए, जिससे कम से कम अब से दोनों तरफ के लोग पीसफुल तरीके से रह सके। क्योंकि 1967 में जब जंग हुई थी तो गाजा पट्टी का जो एरिया है वो इजिप्ट के पास चला गया था और वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो जॉर्डन के पास चला गया था। मतलब पैलेस्टीनियन लोगों के पास अपना कुछ नहीं बचा था, ये रिफ्यूजीज बन गए थे। लेकिन 1993 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इत्तेजाक रबिन इन्हें इनका देश वापस बनाने का प्रपोजल रखते हैं, जिसे पीएलओ के चेयरमैन यासिर अराफात भी एक्सेप्ट करते हैं। और फिर 13 सितंबर 1993 को वो दौर आता है जब दोनों तरफ के लोग पीसफुल ट्रीटी को एक्सेप्ट करते हैं, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। इस अकॉर्ड्स को ओस्लो अकॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अब इससे जो आउटकम्स रिजल्ट निकल कर आते हैं वह पैलेस्टीनियन लोगों को अपना सेल्फ गवर्नेंस करने का मौका मिलता है। यहीं से शुरुआत होती है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी की, जिसे उस वक्त गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। वेस्ट बैंक के हिस्से पर कंट्रोल करने के लिए इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। सेक्शन ए जिसपे पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सेक्शन बी जिसपे दोनों गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, सेक्शन सी जिस पे इजराइल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। मगर ये समझौता पीएलओ के साथ इजराइल को लोगों को रास नहीं आता है, जिसकी वजह से यह इस एग्रीमेंट को पूरी तरह खारिज कर देते हैं। और तो और 1995 तक आते आते अपने प्राइम मिनिस्टर की हत्या तक कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे 1981 में इजिप्ट के लोगों ने अपने राष्ट्रपति की हत्या कर दी थी, कि कैसे इन्होंने इजराइल के साथ पीसफुल ट्रीटी की बात की। अब इत्तेजाक रबिन के मर्डर के बाद इस समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इजराइल के लोग वेस्ट बैंक को किसी के साथ पार्टीशन करने को तैयार नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच फिर से 36 का आंकड़ा हो जाता है। इन सबके बीच हमास की भी शुरुआत हो चुकी होती है, जो इजराइल को पूरी तरह समाप्त करने की बात करता है। और जो पीएलओ ने इजराइल के साथ समझौते की बात की थी, इस वजह से यह पीएलओ के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है और पैलेस्टीनियन लोगों का भी भरोसा पीएलओ पर से उठ जाता है, जिसके बाद यह हमास पर विश्वास करते हैं कि जो करेगा अब हमास ही करेगा। इन दोनों के बीच 2006 में एक चुनाव भी होता है, जिसमें हमास ज़्यादा वोटों से जीत हासिल कर लेता है। अब इस जीत की वजह से हमास और पीएलओ के बीच एक अलग ही जंग शुरू हो जाती है, जिसे गाजा बैटल के नाम से जाना जाता है। अब इस जंग की वजह से दो अलग अलग गवर्नेंस रूल करता है। गाजा में हमास का रूल चलता है और वेस्ट बैंक में फतह का, जो पीएलओ का ही एक पार्ट है। लेकिन इन दोनों का रूल करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। गाजा में जो हमास रूल करता है यह एक टेररिस्ट की तरह करता है, जिसकी वजह से इसे कई देश एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। और वेस्ट बैंक में जो फतह रूल करता है यह एक गुड गवर्नमेंट की तरह करता है। यह 1993 में हुए समझौते के बाद इजराइल के खिलाफ वायलेंस छोड़ चुका है, जो अब पीसफुल तरीके से रहना पसंद करते हैं। मगर हमास आए दिन इजराइल पर अटैक करता रहता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच वायलेंस बढ़ता गया, आग भड़कती गई। और आज के समय में दोनों के बीच वायलेंस इतना बढ़ चुका है कि जब कभी भी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं, भारी भरकम नुकसान देखने को मिलता है। तो ये रहा इनका पूरा इतिहास कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।